So let us start with a quick revision of a very quick revision of third application of Gauss law. तो लास्ट सेशन में हमने गॉस लॉ के दो एप्लीकेशंस कंप्लीट किए थे, तीसरा मैंने इंट्रोड्यूस किया था. So we now want to repeat third application of Gauss law, that is electric field intensity due to infinite charged plane sheet. तो हमारे पास एक infinitely charged प्लेन शीट है एंड दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, डेंसिटी यूनिफॉर्म था उस पे और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था. तो वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफिनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट. तो वी हैव ऑलरेडी सीन, इसका हमने ऑलरेडी डेरिवेशन देखा है, वापस एक बार डिराइव करेंगे. वी विल पुट डाउन पॉइंट बाय पॉइंट. तो आइडिया हियर इज, हमारे पास एक इनफिनाइट प्लेन शीट है जस्ट लाइक अ पीस ऑफ पेपर. आपको पता है प्लेन शीट मतलब 2 डायमेंशनल सरफेस होता है. वी हैव अ 2 डायमेंशनल सरफेस, हमारे पास एक 2D सरफेस है जस्ट लाइक अ प्लेन पेपर. एंड रिमेंबर इट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी. तो 2 एक्सिस होंगे, 2 डायमेंशनल, तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. इट गोज अप टू इंफिनिटी जस्ट लाइक दिस बोर्ड. ये हमारे पास जो बोर्ड है जिस पे मैं लिख रहा हूँ, इट इज जस्ट लाइक दिस बोर्ड. इस पूरे बोर्ड पे इमेजिन यू हैव चार्ज एंड चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस. हमारे पास एक इनफिनाइट प्लेन है एंड वी हैव चार्ज ऑन दिस. द चार्ज इज पॉजिटिव. हम हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही लेते हैं सो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पे व्हाट वी हैव इज पॉजिटिव चार्जेस, और ये जो पॉजिटिव चार्जेस है दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, राइट. हमको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट सम पॉइंट P. तो यू हैव सम पॉइंट P ओवर हियर एट अ डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम द शीट. तो R डिस्टेंस पे there is a point P जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. तो जनरल प्रोसेस क्या था, पहले एक बार प्रोसेस समझ लेंगे वापस से. द आइडिया इज, क्योंकि ये इनफिनाइट है तो गॉस लॉ अगर अप्लाई करना है तो हम गॉस लॉ अप्लाई करने वक्त व्हाट वी डू इज वी एनक्लोज द चार्ज. बट बिकॉज दिस इज इनफिनाइट तो हम चार्ज को कंप्लीटली एनक्लोज नहीं कर सकते. तो हम क्या करते हैं, इस प्लेन शीट का एक छोटा सा पार्ट लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एरिया एलिमेंट. तो हमने एक एरिया एलिमेंट कंसीडर किया किस पे, इस चार्ज शीट पे. एंड रिमेंबर दिस चार्ज शीट हैज अ सरफेस डेंसिटी ऑफ सिग्मा. देन क्योंकि गॉस लॉ अप्लाई करना है तो गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हमको चार्ज को एनक्लोज करना पड़ेगा. हमने ये जो सरफेस एलिमेंट लिया है इसका डेंसिटी, इसका एरिया है ds. तो हमको इस ds को एनक्लोज करना है जस्ट लाइक द केस ऑफ वायर. हमारे पास एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर था, कंडक्टर था. इस कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करना है तो व्हाट वी डू इज हम इसके एक छोटे से पार्ट को एनक्लोज कर लेते हैं. और वो छोटा सा पार्ट जिसको आप एनक्लोज करते हो, एनक्लोज करने के लिए जो सरफेस ड्रॉ करते हो वो होता है गॉसियन सिलेंडर. सिर्फ इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड वाज अवे, तो ये सिलेंडर के लेंथ को परपेंडिकुलर फ्लक्स है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस केस पासेस परपेंडिकुलर टू द गॉसियन सिलेंडर. देन क्योंकि ये वायर इनफिनाइट था तो हमने गॉसियन सरफेस फाइनाइट लेंथ का लिया. क्योंकि ये वायर इनफिनाइट लेंथ था तो हमने गॉसियन सरफेस एक फाइनाइट लेंथ का लिया. यहाँ पे ये जो शीट है ये इनफिनाइट है, शीट मतलब एरिया. तो हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते वक्त एक फाइनाइट एरिया लेंगे. तो जितना एरिया मैंने इस शीट पे कंसीडर किया है उतने ही एरिया का गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ करेंगे. तो हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे गॉसियन सिलेंडर ऑफ रेडियस r. तो पहले मैंने गॉसियन सिलेंडर का रेडियस r लिया, बट देन हम गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि चार्ज एनक्लोज होना चाहिए. यहाँ पे चार्ज एक साइड से क्लोज है और दूसरी साइड से ओपन है. तो दूसरे साइड से भी क्लोज करना पड़ेगा. मतलब हम सेम डिस्टेंस पे दूसरे साइड में भी हम
एक पॉइंट कंसिडर करेंगे, इसको बोल देंगे P डैश। तो वी विल कंसिडर वन मोर पॉइंट एट द सेम डिस्टेंस ऑन द लेफ्ट साइड, राइट। तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया P डैश, तो यू हैव अ पॉइंट ओवर हियर P डैश, इसका डिस्टेंस भी r है, तो इट इज आल्सो एट r डिस्टेंस फ्रॉम द गॉसियन फ्रॉम द कंडक्टर। तो ओवरऑल हमारा जो ये गॉसियन सिलेंडर आया, इसका लेंथ कितना आया 2r, सच दैट इस गॉसियन सिलेंडर के राइट एट द मिडवे सेंटर पे कौन है, ये प्लेन शीट। तो प्लेन शीट इन्फिनाइट था, उस पे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिया, एरिया एलिमेंट को क्लोज करना पड़ेगा, तो हमने राइट साइड में गॉसियन सिलेंडर लिया, लेकिन लेफ्ट साइड से ओपन रह गया, तो लेफ्ट साइड से भी सेम डिस्टेंस पे एक और हमने एरिया ले लिया, मतलब गॉसियन सिलेंडर का लेंथ हो गया r एंड r, दैट इज 2r। तो बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ सिमेट्री, ये जो प्लेन एरिया है, प्लेन शीट है, इट इज राइट एट द मिडवे। किसके मिडवे पे, गॉसियन सिलेंडर के मिडवे पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो हमें करना क्या है, पहले वहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या था वो एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक इन्फिनाइट प्लेन शीट है जिसपे क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज, आई मीन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। सो लेट अस कंसीडर एन infinite uniformly charged plane sheet having surface charge density sigma, right. Then we have a point P at a distance r from this sheet at which we are supposed to find out electric field. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने से पहले हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया है ऑन दिस प्लेन शीट। सो इमेजिन an area of area ds on this sheet। हमारा टास्क था टू फाइंड आउट व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। P डैश पे नहीं, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फाइंड करना है, P पे। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड at point P at a distance r from the sheet, we imagine a Gaussian cylinder of length कितना length, twice r, of length 2r, and area of cross section, कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका, जितना एरिया एलिमेंट लिया कितना ds, तो ये भी कितना है ds, ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ds, राइट। अब ड्यू टू सिमेट्री, ये जो प्लेन शीट है इट इज राइट एट द midway of the Gaussian cylinder. Because of symmetry, the plane sheet lies at the midway of Gaussian cylinder. Now again, जैसे पिछले दो केसेस में हमने देखा था, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। इस केस में भी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका अवे होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे, ये आगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार। देन ds पे अगर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो वो आपको देगा डायरेक्शन ऑफ ds, तो नॉर्मल ड्रॉन on this area give direction of area, and as we can see वापस से they are in same direction मतलब एंगल कितना 0।
तो cos 0 is 1. The angle between ds bar and E bar is 0, and because of this you can write therefore cos theta equal to cos 0 equal to 1. पहले से लिख के रख देते हैं. अब यहां तक होने के बाद हमको, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ था, तो गॉस लॉ अप्लाई करना पड़ेगा. तो लेट अस अप्लाई गॉस लॉ. सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, टोटल फ्लक्स, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ टोटल फ्लक्स, अगर आपको याद होगा, टोटल फ्लक्स फाई is equal to integration E bar dot ds bar is equal to charge enclosed upon epsilon 0. यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन E bar dot ds bar नहीं लिखने वाला हूँ because of some reason. The reason is, पहला जो एप्लीकेशन था, पहले एप्लीकेशन में हमारे पास एक कंडक्टर था जिसका रेडियस था कैपिटल R. तो कंडक्टर का रेडियस हमने कैपिटल R लिया था और यहाँ पे इस पे था चार्ज. Then what we have done, इसके बाद हमने एक गॉसियन सरफेस लिया in the form of sphere, concentric sphere. तो हमारे पास एक गॉसियन सरफेस था in the form of concentric sphere. Now what happened in this case, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है in all direction, मतलब रेडियली आउटवर्ड्स. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस इज गोइंग इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में जा रहा है आउटवर्ड्स. तो हमने क्या किया था, हमने टोटल फ्लक्स निकालने के लिए, रिमेंबर दिस, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए एक स्मॉल एरिया पहले यहाँ पे ले लिया P पॉइंट पे, इसको बोल दिया ds. इसमें से फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया E बार डॉट ds बार, E ds cos थीटा, यहाँ पे भी थीटा था 0, तो cos 0 is 1. तो फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया ds is d5 which is ADS. फिर हमने ऐसे ही ds हर जगह पे लेके रखे थे और हर एक से फ्लक्स पास हो रहा है. तो यू हैव टेकन so many ds and flux is passing through all. मतलब हमने गॉसियन सरफेस को ऐसा इमेजिन किया that it is made up of large number of small area element ds. जब लार्ज नंबर हो, फ्लक्स हर एक ds में से जा रहा है, तो हम यहाँ का फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, यहाँ का भी करेंगे, यहाँ का भी करेंगे, सबको ऐड करेंगे और लार्ज नंबर के एडिशन को बोलते हैं इंटीग्रेशन. लार्ज नंबर होगा तब. हमारे पास यहाँ पे लार्ज नंबर है क्या? नो, वी डू नॉट हैव लार्ज नंबर. हमारे पास फ्लक्स सिर्फ 2 साइड से जा रहा है. यही डिफरेंस है. अगर आप स्ट्रेट लाइन की बात करोगे, स्ट्रेट लाइन जो था हमारे पास, इसमें हमने गॉसियन सरफेस लिया था इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, और इसको भी सिमिलर लाइंस, ऑन द सिमिलर लाइंस गॉसियन सरफेस को हमने इमेजिन किया था टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट्स. और यहाँ पे भी फ्लक्स हर एक एरिया एलिमेंट से जाएगा, राइट. बट अभी हमारे पास जो केस है उसमें जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सिलेंडर है, इस केस में फ्लक्स सिर्फ 2 साइड से जा रहा है, ओनली 2 साइड्स. तो व्हेन यू हैव स्मॉल नंबर, तो हम इंटीग्रेट नहीं करते, हम एडिशन करते हैं डायरेक्टली, बिकॉज यू डोंट नीड टू इंटीग्रेट. 2 ही साइड से फ्लक्स जाएगा. तो यहाँ पे जो फ्लक्स है, मैंने इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं लिखा है, यहाँ पे आई हैव नॉट रिटन डाउन इंटीग्रेशन. तो ये थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, सिंपल लॉजिक. इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फ्लक्स इज पासिंग जस्ट थ्रू, इसको बोलते हैं एंड कैप. एंड कैप मतलब एंड पे जो कैप है, मतलब सिर्फ इस साइड से जाएगा और यहाँ से फ्लक्स जाएगा. तो दैट इज व्हाई आई विल जस्ट राइट डाउन फ्लक्स. मैं इंटीग्रेशन लिख नहीं रहा हूँ. दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. इक्वेशन नंबर 1. बट मैंने अभी बताया टोटल फ्लक्स इज फ्लक्स थ्रू P प्लस फ्लक्स थ्रू P डैश प्लस फ्लक्स थ्रू P डैश. लेकिन इन बोथ द केसेस फ्लक्स इज सेम, क्योंकि एरिया सेम, चार्ज सेम, डिस्टेंस भी सेम. बट फ्लक्स थ्रू P इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू P डैश इज इक्वल टू E बार डॉट ds बार. और आपको ऑलरेडी पता है
कि यहाँ पे थीटा था 0, तो ईडीएस कॉस थीटा विल बिकम ईडीएस। डीएस भी लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो, डजंट मैटर, नोटेशन हमारे ऊपर है। मैंने डीएस लिखा क्योंकि मैंने ये स्मॉल सरफेस लिया है, कुछ बुक्स में ए लिखा है, नोट्स में मैंने दोनों लिख दिया है, मैंने बोला है डीएस इक्वल टू ए, डजंट मैटर, इट इज जस्ट पार्ट ऑफ नोटेशन। आप इसको डीएस बोलो, आप इसको ए बोलो, डजंट मैटर रियली। राइट, तो ये आ गया आपके पास 5p। ये टोटल फ्लक्स नहीं है, टोटल फ्लक्स इज 5p प्लस 5p, क्योंकि 5p एंड 5p डैश आर इक्वल, तो 5p प्लस 5p विल बी 2, yes, तो मतलब what you will write down here is 5p is EDS and 5p dash is also EDS, तो EDS plus EDS is 2 EDS, तो flux total is 2 EDS, equation number 2। then क्योंकि यहाँ पे चार्ज था सरफेस पे, तो हमने किसकी बात की, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो हमको सिग्मा का डेफिनेशन भी पता है, वी नो व्हाट इज डेंसिटी का डेफिनेशन, चार्ज पर यूनिट एरिया। Also what we know is, we know that sigma is charge upon area, so it is charge per unit area, पर यूनिट एरिया। तो चार्ज हमारे पास है Q, एरिया को हमने डिनोट किया है ds से, तो ये जो चार्ज मिलेगा इट विल बी सिग्मा ds, इक्वेशन नंबर 3, और यही है चार्ज एनक्लोज्ड। तो चार्ज एनक्लोज्ड इक्वेशन नंबर 3 प्लस इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों सब्स्टिट्यूट करोगे इक्वेशन नंबर 1 में, देयरफॉर substituting equation number 2 and 3 in equation number 1, लेफ्ट हैंड साइड पे था फ्लक्स, और फ्लक्स आया 2EDS, राइट हैंड साइड पे है चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0, तो ds ds हो गया कैंसल, तो व्हाट यू विल गेट इज 2E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये जो 2E है ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r ऑन द राइट साइड एंड डिस्टेंस r ऑन द लेफ्ट साइड। हमको एक ही साइड पे फाइंड करना है, हमने पहले ही मेंशन कर दिया यहाँ पे, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस r ऑन वन साइड नॉट द अदर, हमको एक ही साइड पे पूछा था, इसके लिए हमको क्या चाहिए E, तो E इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, करेक्ट। So this is how you can derive expression for electric field of infinite uniformly charged plane sheet. Good, clear यहाँ तक? Moving ahead to next topic. अब अगला topic is very important, keeping in mind CET, JEE, NEET, State Board, सभी जगह पे ये टॉपिक का एक क्वेश्चन आएगा ही। तो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोलते हैं, तो इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी से, पहले पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लोग डिराइव करेंगे, एंड बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वी विल डिफाइन एंड डिराइव व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी, बाद में हम देखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। गुड, नाउ द आइडिया हियर इज, इसलिए वो 11th का हमने रिपीट किया था, फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू लाइक चार्जेस, नहीं अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, रिपल्सिव। अब रियल लाइफ में वी हैव सो मेनी सिचुएशंस, इवन एक सिचुएशन तो आप चैप्टर नंबर 15 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई में देखोगे। फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू टेल मी व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम में क्या क्या होता है, देयर इज अ न्यूक्लियस, ओके, एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड। व्हाट इज इनसाइड न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो आई डोंट रियली केयर फॉर दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वो बाद में देखेंगे। तो यू हैव सो मेनी प्रोटॉन्स,
करेक्ट। बट अभी अभी आपने बताया कि लाइक चार्जेस दे रिपेल ईच अदर। यू नो व्हाट इज द साइज ऑफ अ न्यूक्लियस? 10 power minus 15 meter, 1 femtometer. It is so small. And what is size of an atom? 10 power minus 10, near about 1 angstrom. 10 power minus 15 meter is the size of nucleus. और इसमें there are so many protons and all the protons are positively charged. एक तो हम बोलते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, फिर हम बोलते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज साथ में है, राइट? तो बोथ आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर ना, दोनों स्टेटमेंट अपोजिट टू ईच अदर है। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हाउ कम इट इज पॉसिबल, ये हम डिटेल में देखेंगे चैप्टर 15 में। अब इसके जैसा एक सिमिलर सिचुएशन की बात करेंगे। तो व्हाट वी हैव इज, हमारे पास एक चार्ज है, हमारे पास बहुत सारे चार्जेस है बाय द वे, ऑल आर एट इंफिनिटी। हमने पहले चार्ज को इंफिनिटी से लाया और उस चार्ज को इंफिनिटी से लाके एक पॉइंट पे रख दिया एट सम पॉइंट ए। So we are bringing a charge, let us say Q1, and keeping it at some point A. What is work done? How do you define work done? Force into displacement. For example, I have this object. Imagine ये object पहले ground पे था, अब मैंने इसको उठा के यहाँ टेबल पे रख दिया। वर्क हुआ क्या? Yes. Why? डिस्प्लेसमेंट तो है, बट डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट सम फोर्स होना चाहिए। कौन से फोर्स के अगेंस्ट? ग्रेविटी। तो व्हेन आई वाज पुलिंग इट अप, ग्रेविटी वाज अपोजिंग। तो जब अपोजिशन हो, कोई फोर्स हो अपोज करने वाला, ओनली इन दैट केस वर्क इज डन। यहाँ पे जब हम इंफिनिटी से चार्ज को ला रहे थे ए पॉइंट पे रखने के लिए, इस पूरे रीजन में कोई और चार्ज था? नो। तो वर्क डन कितना? 0। तो नो वर्क इज डन। अब इमेजिन, तो रिमेंबर वर्क डन टू ब्रिंग सिंगल चार्ज इज 0, हेंस पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या हम डिफाइन करेंगे बाद में। नाउ मेरे पास एक सेकेंड चार्ज है, वो भी इंफिनिटी पे है। मैं इसको, इस चार्ज को इंफिनिटी से लाके एक पॉइंट पे रख रहा हूँ, पॉइंट बी पे। दिस इज चार्ज Q2। वर्क होगा? यस, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ए का फील्ड था, तो ए ने अपोज किया। तो ए ने अपोज किया, ए मतलब चार्ज Q1 ने अपोज किया, सो देयर वाज अ फील्ड ऑफ चार्ज Q1। तो हमको इस Q1 चार्ज के अपोजिशन के अगेंस्ट इस चार्ज को लाना पड़ा, तो देयर वाज सम फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड वर्क इज डन, करेक्ट। देन हमारे पास और एक चार्ज है, ऐसे बहुत सारे चार्जेस है, हम और चार्ज को लाए इंफिनिटी से। नाउ इन दिस केस, इस चार्ज Q3 को जब हम लाए, तो A और B मतलब Q1 और Q2 दोनों ने अपोज किया। So there is work done against the field of Q1 and Q2. But as we know, work is a form of energy. Energy can neither be created nor be destroyed. तो क्वेश्चन ये आया कि ये एनर्जी गया कहाँ पे? ये स्टोर हो गया। कहाँ पे स्टोर हो गया? इन द सिस्टम ऑफ चार्जेस, राइट। सो वर्क डन इन कॉन्फ़िगरिंग, यू नो व्हाट इज अ कॉन्फ़िगरेशन? जाते ना मोबाइल फोन लेने, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? नाउ यू सिटिंग हियर, यू आर वन कॉन्फ़िगरेशन, हर एक का एक फिक्स्ड लोकेशन है। मतलब आप सब एज अ सिस्टम, ऑल ऑफ यू एज अ सिस्टम इज वन सेटिंग। सेटिंग मतलब कॉन्फ़िगरेशन। अब कुछ लोग हैं जो बार बार जगह चेंज करते हैं, राइट। कल वहां थे, आज यहाँ है, ये एक डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है। अब हमारे पास जो चार्जेस है, ये चार्जेस का एक सेटिंग है, मतलब एक कॉन्फ़िगरेशन है। दिस इज सम पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस। तो हमने जो वर्क किया, क्यों किया? क्योंकि हमको ऐसा अरेंजमेंट चाहिए था। मतलब क्या चाहिए था? सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन चाहिए था। So the work done in assembling, the work done for bringing charges into a certain configuration, this work done is stored in the form of potential energy of system. So remember,
कभी भी सिंगल पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी होगा क्या, जीरो, क्योंकि वर्क डन हुआ ही नहीं। तो इफ आई आस्क यू व्हाट इज योर पोटेंशियल एनर्जी, आप बोलते हैं mgh, राइट? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, इट इज इनकरेक्ट, इज नॉट करेक्ट, क्योंकि व्हाट यू आर टेलिंग मी इज हमारे पास पहले एक मास था m, वो मास अर्थ की सरफेस पे था, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और आपको याद होना चाहिए ग्रेविटेशन में पोटेंशियल एनर्जी होता है Gm1 m2 by r स्क्वायर में r, m1 is mass of earth, m2 is mass of this object upon distance between center of earth and center of object is r. यह आ गया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, राइट? और पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव हियर। रिमेंबर, जब फोर्स अट्रैक्टिव हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेवर रिपल्सिव। तो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी बोथ आर नेगेटिव, ओनली काइनेटिक एनर्जी इज नॉन नेगेटिव। व्हाई? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आपको पता होगा, व्हाट इज फॉर्मूला, हाफ mv²। मास नेगेटिव नहीं हो सकता। कभी किसी को बोलते हो सुना है कि मेरा मास -60 है? नहीं हो सकता। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी का स्क्वायर है वो, तो वो पॉजिटिव होगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है। पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी नेगेटिव होता है फॉर अ बाउंड सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय बाउंड सिस्टम? फोर्सेस आर अट्रैक्टिव, तो ग्रेविटेशन इज अट्रैक्टिव फोर्स। कभी ये नहीं सुनोगे कि अर्थ इज रिपेलिंग मून, सन इज रिपेलिंग अर्थ। There is always force of attraction between any two particles of matter. Newton's law of gravitation. Every particle of matter attracts every other particle of matter with a force which is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between them. Right? तो ये important है, JEE NEET CET। नेगेटिव साइन आना मतलब फोर्स इज अट्रैक्टिव। हम चार्जेस पे आएंगे, बेसिक आइडिया समझ लो। अब ये जो मास था, इस मास को मैंने ऊपर उठा दिया एट सम हाइट h। तो अब जब आप फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करोगे, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी -Gmm अपॉन r प्लस h। जब आप इन दोनों पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालोगे, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो वो आता है mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी जो आप mgh बोलते हो, दैट इज एक्चुअली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट? ठीक है, डजंट मैटर, ग्रेविटेशन हम पढ़ नहीं रहे, हमको देखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक, बट आइडिया शुड बी वेरी 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 क्लियर। अगर मैंने पूछा व्हाट इज योर पोटेंशियल एनर्जी, जीरो, क्योंकि योर मतलब सिर्फ आपका। तो सिंगल मास का पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता, सिंगल चार्ज का भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता। इफ आई आस्क यू व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यू एंड अर्थ एज अ सिस्टम, -G m 6 × 10⁻24 किलोग्राम इंटू स्मॉल m विच इज योर मास 50 60 70 जो भी होगा वो, अपॉन r, distance between you and center of earth is radius of earth, which is 6378 kilometer, which is 6378 into 10 power 3 meter। तो वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे and you can find out what is potential energy of system you and earth। गुड। तो वापस से एक बार आइडिया समझ लो। आइडिया ये था, it's a very simple concept. We know that from 11th basic, 10th basic, like charges repel each other and unlike charges attract each other. So we know that like charges, I will not talk about unlike charges, like charges repel each other, right? Therefore अगर मुझे 2 3 4 5 7 10 15 20 n नंबर ऑफ चार्जेस को साथ में लाना है, एक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, एक अरेंजमेंट बनाना है, तो वर्क डन होगा। क्योंकि पहले को लाए तो वर्क डन नहीं हुआ, लेकिन दूसरे को लाए तो वर्क डन हुआ, तीसरे को लाए तो 2 ने अपोज किया तो वर्क डन हुआ, फोर्थ चार्ज को लाए तो तीनों ने अपोज किया तो और वर्क डन हुआ।
So total work done will be stored in the form of potential energy. So therefore what you can say, we know that like charges repel each other, hence work is done in achieving a certain configuration of charges, This work done appears as potential energy, of system, appears as या फिर is stored in the form of potential energy of system, right? करेक्ट? यहाँ तक क्लियर है? तो अगला पॉइंट समझ में आएगा। तो अब ऐसा भी होता है, ऑफ कोर्स, इमेजिन मेरे पास एक चार्ज है विच इज प्लस क्यू, और ये जो प्लस क्यू चार्ज है, प्लस कैपिटल क्यू बोल देता हूं, ये ओरिजिन पे लोकेटेड है। सो लेट अस कंसीडर अ चार्ज प्लस क्यू विच इज लोकेटेड एट ओ, विच इज ओरिजिन ऑफ द सिस्टम। देन हमने एक और चार्ज को, स्मॉल क्यू चार्ज को इंफिनिटी से लाके यहाँ पे रख दिया, तो ये पॉइंट है ए, राइट? तो वर्क डन हुआ होगा, क्योंकि दो चार्जेस है तो वर्क डन है, मतलब वर्क डन है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी है, राइट? तो देयर इज सम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, पी आई इनिशियल। अब अगर मुझे इस प्लस क्यू चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लाना है, मतलब हमको एक चार्ज को इन प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज मूव करना है। तो यू वांट टू मूव वन चार्ज इन प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज। होगा क्या, जब आप इसको ए से बी पॉइंट पे ला रहे हो, you are displacing the charge in the direction of O, मतलब towards O, मतलब you are bringing charge plus Q near to charge capital Q, right? but दोनों चार्जेस क्या थे? पॉजिटिव। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या था? अवे। तो हमने जो डिस्प्लेसमेंट किया, ये डिस्प्लेसमेंट था अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब ये रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में हुआ। जब ए से बी तक चार्ज आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गया, क्योंकि एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा। ऑलरेडी हम इंफिनिटी से लाके ए पे रख दिए थे, ऑलरेडी सिस्टम का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी था। अब क्या हुआ, अब हम उसको ए से बी पे ला रहे हैं अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, करेक्ट? तो ये जो एक्स्ट्रा वर्क है dW, which is final potential energy minus initial potential energy, it appears as change in potential energy, right? तो एक ही बात है, work done in achieving certain configuration of charges is stored in the form of potential energy, मतलब पूरे सिस्टम को बनाने में जो वर्क डन हुआ, वो वर्क डन इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। या फिर एक चार्ज को दूसरे चार्ज के प्रेजेंस में मूव करने में जो वर्क हुआ, इट अपीयर्स एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे भी वही है, वर्क डन इन अचीविंग अ सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस। मान लो पहले एक ही चार्ज था, तो आपने बताया वर्क डन 0, मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना? 0। फिर मैं दूसरा चार्ज लाया, तो सम अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज नॉन जीरो। तो वापस से पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन इनिशियल तो क्या था? 0 था। मतलब आपने जो पहले स्टेटमेंट लिखा वो स्टेटमेंट और यहाँ पे जो बोल रहे हो वो स्टेटमेंट एग्जैक्टली सेम मीनिंग है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे पहले से ही चार्ज ए पे था, अब उस चार्ज को आप इन प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज मूव कर रहे हो। एंड जब मैंने बोला कि हमारे पास कोई भी चार्ज नहीं था, तो पहले से कोई चार्ज नहीं था, तो पहले चार्ज लाया तो वर्क डन इज 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज 0। फिर दूसरा चार्ज लाया, दैट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी।
तो वर्क डन इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, इनिशियल क्या था 0, तो हमने डायरेक्टली बोल दिया वर्क डन अपीयर्स एज पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे हम बोल रहे हैं वर्क डन अपीयर्स एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो दोनों सेम ही चीज है। रिमेंबर दिस, इसको एक्सप्लेन करना इज वेरी सिंपल थिंग। तो आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो वर्क इज डन, वर्क इज ऑल्सो डन in moving one charge in presence of another charge, in presence of another charge. This work appears as, this work appears as कैसा, appears as change in potential energy, change in potential energy, करेक्ट, क्लियर यहां तक। अब यही एग्जांपल ले लेंगे, इमेजिन अ चार्ज प्लस कैपिटल Q located at point O, there is one more charge plus small q located at point A, so consider a charge plus Q located at point O, and there is one more charge plus small q which is located at point A. The work done in moving a charge plus Q, small q, from point A to B through some small displacement dr, बुक्स में नोट्स में थोड़े से वर्ड्स हियर एंड देयर बट फिजिक्स सेम है। हो सकता है मैंने ए टू बी को डी आर नहीं बोला हो सकता है मैंने डी आर इससे भी छोटा लिया हो, डजंट मैटर रियली, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करना बाकी है। अभी सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे। तो द वर्क इन मूविंग अ चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम ए टू बी थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट डी आर is given by or appears as change in potential energy, appears as change in potential energy, करेक्ट। और ये जो हमने चार्ज को मूव किया, इट वाज अगेंस्ट रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो भी मेंशन कर देना, द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज प्लस क्यू against force F from A to B through small displacement dr appears as changing potential energy. So work done dW, what is general definition of work? Force into displacement, force vector dot displacement vector, and this appears as change in potential energy. Potential energy को आप डिनोट करते हो U से, कैपिटल U से, राइट? So this is du, small amount of work done क्योंकि displacement था small, f bar dot dr bar, it appears as du, change in potential energy. It appears as change in potential energy. I am making you do work, I am displacing you from a far away point to a near point against your will. वही तो यहाँ पे चल रहा है, जबरदस्ती का एक चार्ज को फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेस किया, राइट? तो अब अगर आपको इतना पता है तो यू आर रेडी टू डिराइव एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो हम पहले एक्सप्रेशन देख लेंगे, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में आता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इन दिस केस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको आप इलास्टिक एनर्जी भी बोलते हो, इलास्टिसिटी, चैप्टर ऑफ 11 स्टैंडर्ड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। उसमें क्या था, एक रस्सी थी, रस्सी के नीचे वेट लगा दिया, वेट ने उसके लेंथ को बढ़ा दिया, तो लेंथ का बढ़ना मतलब इलोंगेशन होना, इलोंगेशन होना मतलब डिस्प्लेसमेंट होना,
यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किसने किया था, वेट ने किया था, तो इसमें भी वर्क हुआ। तो वर्क डन बाय अ वेट टू elongate wire by a small amount delta L, that work is stored कहाँ पे, in the wire। यहाँ पे वर्क डन इज स्टोर्ड कहाँ पे, इन चार्जेस, वहां पे इन वायर, उसको बोलते हो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी भी देखा है। तो अगर आपको याद होगा सरफेस टेंशन में बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर थ्योरी, जो नीचे के मॉलिक्यूल्स थे वो अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर आ रहे थे, तो अगेंस्ट ग्रेविटी अपने आप चीजें ऊपर नहीं आती, वर्क हैज टू बी डन, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन सरफेस लेयर, इसलिए उसको हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी, वो भी पोटेंशियल एनर्जी था। तो पोटेंशियल एनर्जी इन ऑल द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिक्स, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो, चाहे आप ग्रेविटेशन कर रहे हो, या फिर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हो, या फिर कोई और टॉपिक होगा, तो एवरीवेयर पोटेंशियल एनर्जी कम्स फ्रॉम वर्क डन। क्लियर यहाँ तक? तो अब हमको एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। वापस से सेम मेथड, हमारे पास एक चार्ज है, ये चार्ज मान लो सोर्स चार्ज है, मतलब ये पहले से यहाँ पे था, तो पहले से यहाँ पे था, ये कैपिटल क्यू चार्ज है, ये पहले से यहाँ था, मतलब ओरिजिन पे था। देन you have a straight line, imagine you have one more charge जो A पॉइंट पे है, और ये चार्ज है प्लस Q, ये A पॉइंट पे है। इस A पॉइंट का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है R1, तो द पोजीशन ऑफ पॉइंट A विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज, विथ रिस्पेक्ट टू O इज R1। हमको इस चार्ज को A पॉइंट से लाना है B पॉइंट पे, और ये जो B पॉइंट है, इस B पॉइंट का लोकेशन, पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज R2। तो हमको चार्ज को A से B तक लाना है, डिस्प्लेसमेंट करना है, तो वर्क होगा, और वो वर्क अपीयर होगा एज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। नाउ इमेजिन हम A से B पे ला तो रहे हैं, बट लेट अस इमेजिन कि A से B पे हम लाए थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स dr, राइट। हर बार हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया dr, हर बार जब हमने dr डिस्प्लेसमेंट किया तो कितना वर्क हुआ, f बार डॉट dr बार। तो पहली बार मैंने डिस्प्लेसमेंट किया dr, स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट लीड्स टू स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, f बार डॉट dr बार। फिर वापस से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया, वापस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ, फिर वापस से डिस्प्लेसमेंट किया, वापस से स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ। तो हर बार हम स्मॉल 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 वर्क करते जा रहे हैं, एंड ईच टाइम यू विल हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो टोटल वर्क डन कैसे ऑब्टेन करोगे, इंटीग्रेशन, राइट। तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास ऑलरेडी जो सिचुएशन था उसको एक्सप्लेन करना। तो सबसे पहले क्या था, हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज था, वो कहाँ था, ओ पे, ओरिजिन पे। तो कंसिडर अ चार्ज प्लस क्यू लोकेटेड at point O, right? Then imagine another charge plus Q at point A at a distance, या पोजीशन भी बोल सकते हो, at a distance R1 from O, राइट। हमको क्या करना है, हमको इसको A से B पे लाना है, राइट। लेकिन A से B पे लाते वक्त हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया, डिस्प्लेसमेंट था अपोजिट टू फोर्स, क्योंकि फोर्स है रिपल्सिव अवे और डिस्प्लेसमेंट है टूवर्ड्स। तो वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग this charge plus Q through small displacement dr, is given by dw equal to f bar dot dr bar,
right? But you already know f bar dot dr bar is f dr cos theta, where theta is angle between f bar and dr bar, और वो है 180. So the angle here is 180 degree, but theta is equal to 180 degrees since f bar and dr bar are oppositely directed. Now since they are oppositely directed, cos of 180 will become -1. Therefore cos theta, which is cos of 180, which is equal to -1. Therefore work done dw equal to f dr into -1, मतलब माइनस एफ डी आर. तो ये डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट था dr. वर्क डन व्हाट dw, हमको चाहिए एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी इन मूविंग चार्ज फ्रॉम A to B. मतलब हमको फाइंड करना है टोटल वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम A to B. टोटल वर्क डन कैसे फाइंड करते हैं हम? इंटीग्रेशन से. देयरफॉर टोटल वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम A to B is given by W is equal to इंटीग्रेशन कहां से? A से कहां तक? B तक, dw. मतलब हर बार हमने स्मॉल वर्क किया, हर बार स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया, स्मॉल वर्क हुआ. dr डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क कितना हुआ? dw. फिर और dr dw, फिर वापस dw, dw प्लस dw प्लस dw प्लस dw. तो टोटल वर्क डन फ्रॉम A to B. गुड. देन this is equal to what is dw minus fdr minus fdr. रिमेंबर जैसे ही आपने वेरिएबल r लिखा, a की जगह पे r1, क्योंकि a का लोकेशन क्या था? r1, और b की जगह पे r2. जैसे ही इंटीग्रेशन का वेरिएबल आया dr, तो यहाँ पे भी r1 to r2. गुड. देन यू कैन टेक आउट नेगेटिव साइन. एंड अगर आपको मैथ्स के रूल पता है, मुझे अगर नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब करना है तो लिमिट्स को करना पड़ता है इंटरचेंज. देयरफॉर W इक्वल टू अपर लिमिट को लोअर कर दो, लोअर को अपर कर दो. आपको ये भी पता होना चाहिए इन जनरल फोर्स का फॉर्मूला क्या है. अगर मेरे पास दो चार्जेस है, r डिस्टेंस पे है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 by r square. But as you know, general formula for F is 1/4 pi epsilon 0. Q1 is capital Q, Q2 is small q divided by distance का square. तो ये जो F है, इस F की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. तो टोटल वर्क W इंटीग्रेशन r2 to r1 1/4 pi epsilon 0 capital Q small q by r square dr. देन जो कांस्टेंट है वो सारा का सारा इंटीग्रेशन के बाहर. कांस्टेंट क्या क्या है हमारे पास? कैपिटल Q स्मॉल q और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन फ्रॉम r2 to r1 dr अपॉन r स्क्वायर. राइट. अब आपको इंटीग्रेशन के रूल्स पता होने चाहिए. नहीं पता तो बता देता हूं. इन जनरल मैं आपको जनरल फॉर्मूला यहाँ पे लिख के दे रहा हूं, सो दैट यू शुड रिमेंबर दिस. x रेज टू n dx is x रेज टू n plus 1 upon n plus 1. राइट. ऑफ कोर्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि ये इनडेफिनाइट इंटीग्रल है. जब लिमिट्स नहीं होते हैं तो प्लस c लिखते हो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. पर हमारे पास लिमिट्स है ना, हम नहीं लिखने वाले. तो नाउ देयरफॉर इंटीग्रेशन dr upon r square, this is integration r raised to -2 dr. तो हमारे पास x की जगह पे क्या है? r. n की जगह पे क्या है? -2 plus 1 upon -2 plus 1. therefore integration dr upon r square equal to r raised to -1 upon -1, मतलब -1 by r. अगली बार मैं पूरा नहीं बताऊंगा,
आई जस्ट टेल यू आस्क यू व्हाट इज इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, और आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव्स आर अपोजिट ऑपरेशंस। मतलब अगर अगर 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x है, तो -1/x का डेरिवेटिव 1/x² आता है। करके देख लेना, यू विल गेट द सेम आंसर, राइट। देन यहां तक अगर क्लियर हुआ तो ये इंटीग्रेशन का वैल्यू जाएगा वर्क डन के फॉर्मूला में। देयरफॉर वर्क डन W इक्वल टू कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 4πε0। ये इंटीग्रेशन आया आपका -1/r, लिमिट था R2 से R1, R2 से R1। वापस सेम, अगर आपको नेगेटिव साइन हटाना है, एब्जॉर्ब करना है, तो क्या करोगे, लिमिट को चेंज, इंटरचेंज। तो W इक्वल टू कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 4πε0 1/r फ्रॉम R2 टू R1, right? Good to see that you are awake. R1 to R2। अब इसके बाद क्या करते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। Therefore work done W equal to capital Q small q upon 4πε0 1/r2 minus 1/r1, right? ये आ गया जनरल फॉर्मूला। एंड इफ यू रिमेंबर, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा ही बोला था हमने, और वैसा आया भी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास दो टर्म्स आ गई, बीच में माइनस है, चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। देयरफॉर यू कैन से दिस वर्क appears as potential energy या फिर appears as change in potential energy। मैं यहाँ पे change in potential energy क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनिशियल डिस्टेंस इंफिनिटी नहीं था। था क्या इंफिनिटी? नहीं। इनिशियली कहाँ था? R1 पे, फाइनली कहाँ है? R2 पे। हम एज अ स्पेशल केस इनिशियल डिस्टेंस को इंफिनिटी करेंगे, बट यू हैव टू वेट फॉर इट। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, दिस वर्क W appears as change को स्मॉल d लिखो या कैपिटल डेल्टा लिखो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज इक्वल टू, यू हैव कैपिटल Q स्मॉल q 1/r2 minus 1/r1। तो ये आ गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आप ऐसा भी कर सकते हो, ब्रैकेट ओपन कर दो, जो पहला टर्म आएगा इसको बोलोगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, जो दूसरा टर्म आएगा उसको बोलोगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। यू कैन राइट दिस आल्सो इन दैट वे। तो इसको लिख सकते हो आप ऐसा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। गुड। तो ये फॉर्मूला किसका है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब जस्ट फॉर कन्वीनियंस, हमारे कंफर्ट के लिए हम यहाँ पे कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे फॉर आवर कन्वीनियंस हम बोल सकते हैं कि इनिशियली चार्ज जो ए पॉइंट पे था वो ए पॉइंट इंफिनिटी पे था, मतलब R1 इक्वल टू इंफिनिटी। तो फॉर आवर कन्वीनियंस वी कैन से R1 इज इक्वल टू इंफिनिटी। फिर जो बी पॉइंट है, अब एक पॉइंट तो इंफिनिटी पे गया, करेक्ट, राइट? तो R1 तो इंफिनिटी है, तो R2 को नया नाम दे देंगे R, तो वी विल कॉल दिस एज R। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चेंज ऑफ नेम करना इज वेरी कॉमन इन फिजिक्स, क्योंकि पहला डिस्टेंस इंफिनिटी है तो वो वैसे भी डिसअपियर होगा इक्वेशन से। क्यों? व्हाट इज 1/इंफिनिटी? 0। तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि यहाँ पे 1/इंफिनिटी होने वाला है, मतलब एक ही R रहेगा इक्वेशन में। तो फिर मैं बोलता हूँ R1 इंफिनिटी डाल दिया, मतलब 1/इंफिनिटी 0 हो गया। तो एक काम करो, क्यों इसको R2 बोलूं, इसको बोल देता हूँ R। और अभी मैंने क्या बोला था कि चार्ज कैपिटल Q था O पे, चार्ज स्मॉल q था A पे। Why to use this capital Q small q? मैं बोल सकता हूँ इसको Q1 बोल दो और इसको Q2 बोल दो, राइट? मैं पहले से ही कर सकता था ये, बट आई एम फॉलोइंग द नोटेशंस ऑफ योर टेक्स्ट बुक। So that is why we can say for convenience R1 is infinity, R2 is R, Q1 is capital Q, या तो उल्टा बोलो कैपिटल Q is Q1, ठीक है?
capital Q is Q1 and small q is Q2. Therefore, this potential energy delta U will be equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 1 by R minus 1 by infinity. तो ये 1 by infinity हो गया आपका 0. Therefore, delta U equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R. अब क्योंकि यहाँ पे एक ही लोकेशन बचा, दूसरा लोकेशन है क्या? नहीं, तो इसका नोटेशन हम ऐसा लिखते हैं, we call this as potential energy at a distance r. So potential energy of two charges separated by a distance r, u of r. यहाँ तक क्लियर अच्छे से एकदम. तो आइडिया इज दिस, हमारे पास एक चार्ज था q ओरिजिन पे है, एक चार्ज है स्मॉल q a पे है, हमको उसको a से b पे लाना है, मतलब इनिशियल पोजीशन r1 से फाइनल पोजीशन r2 पे लाना है. इसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा अगेंस्ट फोर्स. तो डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर अपोजिटली डायरेक्टेड व्हिच मींस एंगल इज 180. तो cos 180 इज -1. तो हमने सिर्फ इमेजिन ऐसा किया कि डायरेक्ट लाने की जगह पे छोटे छोटे स्टेप्स ले लेंगे. तो पहला छोटा स्टेप dr वर्क डन हो गया आपका -fdr. ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स, हर एक स्टेप में वर्क डन dw. तो टोटल वर्क डन इज इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b dw. तो इंटीग्रेट कर लो, सॉल्व करते जाओ एंड यू विल गेट टू दिस इक्वेशन कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r1. बट देन दिस वर्क appears as change in potential energy, that is final minus initial. Then for convenience हम इनिशियल पॉइंट को लेते हैं इंफिनिटी और फाइनल पॉइंट को लेते हैं r, एंड देन यू सब्स्टिट्यूट r2 इक्वल टू r एंड r1 इक्वल टू इंफिनिटी, और आपको मिलेगा 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r, and which is denoted as u of r. u of r मतलब potential energy of system when the charges are separated by a distance r, right? Then हमने एज अ रूल एक चीज 11 से बोल के रखी है, जब जब नया पैरामीटर डिफाइन करो तब तब उसके SI यूनिट्स उसी टाइम पे बता दो. SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ऑफ कोर्स जूल. SI unit is joule, 1 joule. But the question here is, if I ask you how much is 1 joule, कितनी एनर्जी को 1 जूल बोलोगे? You are telling me 1 joule is 10 raised to minus 7 erg plus 7 erg. I am not asking you joule to erg का कन्वर्जन, मैं आपसे पूछ रहा हूँ what is the definition of 1 joule. यहाँ पे कुछ तो लिखा होता है, पता नहीं दिखा है कि नहीं. ठीक है, लिखा होगा तो ठीक है, doesn't matter. The idea here is जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के टर्म्स में एनर्जी चाहिए. कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट यह था कि आप एक चार्ज को दूसरे चार्ज के प्रेजेंस में मूव कर रहे हो, दैट इज द आइडिया, राइट? तो हमको 1 जूल डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ मोशन. तो कैसे डिफाइन करोगे? 1 जूल ऑफ वर्क इज डन when a unit positive charge is moved through a potential difference of 1 volt, right? तो इसको हम बोलते हैं 1 जूल. तो by the way SI unit of potential energy is joule. सिर्फ मैंने एक्स्ट्रा बता दिया. 1 joule of work, 1 joule of energy is defined as the energy, या is defined as the work. कब हुआ ये work? When a unit positive charge is moved through a potential difference of 1 volt, right? एक 1 कूलम चार्ज को प्लस 1 कूलम चार्ज को जब आप 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करोगे तो वो जितना एनर्जी गेन करेगा उसको बोल दोगे 1 जूल. सिमिलरली यू हैव 1 EV of energy, you can define what is 1 electron volt of energy. What is 1 EV of energy? Similar way, EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो हमारे पास क्या है? हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है,
पहले कहाँ है, रेस्ट पे है। फिर हमने क्या किया, एक पोटेंशियल डिफरेंस लिया, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, टूवर्ड्स पॉजिटिव। पहले रेस्ट पे था तो एनर्जी कितना था, 0, क्योंकि रेस्ट पे एनर्जी कितना होता है, 0। जैसे ही आपने 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में रखा तो इट स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग। जब ये एक्सेलरेट होगा तो एनर्जी गेन करेगा। द एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज कॉल्ड एज 1 eV ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल मोर और लेस एक छोटा सा डिफरेंस है। 1 joule of energy is the energy gained by unit positive charge। बुक टू बुक उसका डेफिनेशन भी चेंज होता है, बुक टू बुक चेंज होता है, लेकिन जनरल डेफिनेशन जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, डोंट वरी। 1 joule of energy is the work done या is the energy gained by unit positive charge plus 1 coulomb when it is accelerated through a potential difference of 1 volt, or 1 eV of energy is the energy gained by an electron। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1 कूलम नहीं होता, क्या होता है 1.6 into 10 power minus 19। तो कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ 1 जूल में चार्ज 1 कूलम है और 1 ईवी में 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज है। तो 1 ईवी भी यूज करते हैं, लेकिन वो ऐसा यूनिट नहीं है। दैट इज द आइडिया। ऐसा यूनिट क्या है, जूल। हम जूल में नहीं करते क्योंकि जूल ये कन्वीनियंट यूनिट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप कैपेसिटर सीखोगे आगे जाके, कैपेसिटर मेजर करते हैं फैराड में, थ्योरेटिकली फैराड, लेकिन फैराड ये बहुत बड़ा नंबर है तो हम उसको बोल देते हैं माइक्रो फैराड। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन कितना, नहीं याद आ रहा ना, इसलिए एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज कॉल्ड एज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। है तो वो भी किलोमीटर में अल्टीमेटली, राइट, लेकिन हम उसको क्या बोल देते हैं 1 AU। तो यहाँ पे भी अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट हुआ होता थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, देन द एनर्जी विल बी कॉल्ड एज 1 EV, राइट। तो नॉर्मली पोटेंशियल एनर्जी इज इन जूल SI unit or it is in EV। EV is not SI unit। Clear यहाँ तक? Is this clear? If you have any doubts, you can ask me after the class. Do not discuss amongst yourself। मैं बता रहा हूँ, there's nothing wrong that in which I am saying। There's nothing wrong। मैं बार बार बोल रहा हूँ 1 joule is energy। किसने गेन किया, +1 कूलम ने। कब गेन किया, जब उसको आपने 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट किया। 1 EV इज एनर्जी, किसने गेन किया, इलेक्ट्रॉन ने। कब किया, जब उसको आपने 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट किया। द सेम थिंग। यहाँ तक क्लियर, गुड। तो नाउ वी हैव लिटिल बिट ऑफ टाइम। तो उस लिटिल बिट ऑफ टाइम में हम एक छोटा सा एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे। एग्जाम्पल 8.3, 8.1 and 8.2 we will do in the next session। The charge per unit area मतलब क्या, surface charge density of a large flat sheet of charge 3 microcoulomb per meter square। Calculate the electric field intensity at a point just near the surface of sheet measured from its midpoint। तो given quantities में what is given to you, sigma। कितना है सिग्मा, 3 microcoulomb per meter square। माइक्रोकूलम इज 10 पावर -6, ये आ गया कूलम पर मीटर स्क्वायर, राइट। आपको फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पे फाइंड करना है, जस्ट नियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने आज ही डिराइव किया वापस से। क्या था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो सॉल्यूशन इज प्रीटी सिंपल। सिर्फ आपको यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। 3 into 10 पावर -6, 2 into एप्सिलॉन 0 की वैल्यू दिया नहीं है लेकिन पता होना चाहिए, 8.85 into 10 पावर -12। एप्सिलॉन 0 is permittivity of free space which is 8.85 into 10 power -12। तो 3/2 1.5, ये 8.85 9 मान लो।
हमको रफली चाहिए ना, रफ कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर मैं इसको 9 मानता हूँ तो 3/9 कितना, 1/3, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1/3 इंटू 10⁻6 -6 + 12 is 10⁻6, right? 1/2 is 0.5, 1/3 is 0.33 into 10⁻6, 33 5 का कितना होता है 165, 165 into 10⁻−3 मतलब 0.165 into 10⁻6। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, या तो वोल्ट पर मीटर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, या फिर इट इज फोर्स अपॉन चार्ज, न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम बोलो या फिर वोल्ट पर मीटर। तो 0.165, दिस इज रफ आंसर, अप्रोक्सीमेट आंसर।